नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जो है सोशियोलॉजी जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, थर्ड पेपर, उसका ना तो वीडियोज़ मिल पा रहा है, ना ही कहीं पर सीरीज मिल पा रही और ना ही कोई नोट्स मिल पा रहे हैं। तो इसलिए जो है अर्जेंट में ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। ये होगी हमारी महासंग्राम क्लास। अगर आप चाहेंगे तो इसका भाग 2 भी लाया जाएगा, बट वो आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कितना ज़्यादा कमेंट आता है कि सर इसका पार्ट 2 लेकर के आइए या पेपर 4 को लेकर के आइए। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं, ये हमारी महासंग्राम क्लास होने वाली है। लगभग हमारे जो पिछले 3 वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं समाजशास्त्र से संबंधित, उन्हीं से जुड़ी हुई जो है जानकारियां आपको दी जाएंगी, उन्हीं टाइप के प्रश्न बताए जाएंगे, उनका उत्तर साथ साथ में बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना रहेगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बात करते हैं पेपर का नाम, तो तीसरे पेपर का नाम यहाँ पर बताया गया है विघटन या फिर विचलन का समाजशास्त्र। मतलब आप इसे विघटन का भी समाजशास्त्र कह सकते हैं, और अगर कहना चाहें तो विचलन का भी समाजशास्त्र आराम से कह सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, सोशियोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, वहाँ का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और साथ ही साथ आपको वहाँ के पेपर नंबर 3 से मैच करा के देख लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 3 का नाम विघटन या फिर विचलन का समाजशास्त्र है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर देख लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोचकर आंख मूंद करके जाएंगे, हमारे ऊपर भरोसा करके जाएंगे कि सर ने पेपर नंबर 3 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी जाके पेपर को चीर फाड़ डालेंगे। लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और आपके सामने प्रश्न पत्र आता है और वहां पर लिखे हुए प्रश्नों को आप पढ़ते हैं, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर मेरे बताए हुए आपको एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। ना देखने को मिलने का कारण केवल एक ही है कि वहां पर आपके पेपर नंबर जो 3 का नाम है वो विघटन या फिर विचलन का समाजशास्त्र नहीं होता है। जब आपके पेपर का नाम ही नहीं होगा तो आप सोचिए यहाँ के प्रश्न आपको वहां पर देखने को कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार आप पेपर का नाम जो है जरूर मैच करा लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस पेपर से बन सकते हैं और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। बात करें पहले प्रश्न के बारे में, तो पहला प्रश्न पूछ रहा है विचलन की 2 परिभाषा आपको यहाँ पर बतानी है, जिसमें से पहली परिभाषा आप देंगे जॉनसन के अनुसार। तो जॉनसन महोदय ने जो है विचलन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विचलित व्यवहार किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियम का उल्लंघन करना नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसा व्यवहार है जिसमें नियमों का उल्लंघन जानबूझकर किया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो विचलित व्यवहार होता है, ये आप किसी सामाजिक मानदंड या फिर कोई आदर्श या फिर कोई ऐसा नियम दिया गया है उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जाता है, बल्कि यह एक ऐसा व्यवहार होता है जिसमें नियमों का उल्लंघन जानबूझकर करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं अनजाने में होता है, ये चीजें जानबूझ करके की जाती हैं। तो ये आपके कौन बताते हैं? जॉनसन महोदय जी बताते हैं। किसके बारे में? विचलन के बारे में। ठीक है, बात करते हैं अगले जो हमारे समाजशास्त्री हैं, उसमें आपका नाम आता है अल्बर्ट कोहन। अल्बर्ट कोहन के महोदय के अनुसार देखें विचलन को, तो उन्होंने बताया है कि विचलन का तात्पर्य केवल अपराध या बाल अपराध से नहीं होता है, ठीक है, बल्कि प्रत्येक उन व्यवहार से होता है जो सामान्य से स्वीकृत आचरणों के उल्लंघन के रूप में होते हैं। मतलब आपके अल्बर्ट कोहन जी बताते हैं कि जो विचलन का तात्पर्य है आप केवल अपराध से लेते हैं या फिर बाल अपराध से लेते हैं। बाल अपराध मतलब जो बालकों के द्वारा, छोटे बच्चों के द्वारा अपराध कर दिए जाते हैं, उनको बाल अपराध कहा जाता है। तो या तो आप अपराध से जुड़ा उनका अर्थ लेते हैं विचलन का, या फिर आप बाल अपराध से जुड़कर लेते हैं। लेकिन अगर एक्चुअली में देखें तो जितने भी व्यवहार हैं, ठीक है, समाज के जो सामान्य से स्वीकार आचरणों को सामान्य स्वीकार कुछ ऐसे आचरण होते हैं जो सभी को बराबर माने जाते हैं, सभी के लिए होता है। जब उनका उल्लंघन किया जाता है तो ही हमारा विचलन कहलाता है। जरूरी नहीं कि अपराध और बाल अपराध ही आपका विचलन हो। ठीक है, तो इस प्रकार से विचलन की 2 परिभाषाएं आप आराम से बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप इसको बना करके कहना चाहें तो बना करके भी बता सकते हैं कि भैया विचलन क्या है। तो आप बताएंगे कि विचलन भैया हमारे समाज के कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ जो है आचरण रखे गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं, और उन्हीं का जब कोई उल्लंघन करता है, चाहे कोई बालक हो, चाहे कोई युवक हो, चाहे कोई वृद्धा हो, जब वो उनका उल्लंघन करता है तो वही हमारा विचलन कहलाता है। और साथ ही साथ इसको हम बालक अगर कोई करता है बाल अपराध के नाम से जानते हैं, युवा और वृद्धा करता है तो उसे अपराध के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और अगर आप और चाहे बढ़ा चढ़ा कर लिखना तो आप अपराध के प्रकार भी लिख सकते हैं, कई प्रकार के अपराध होते हैं। ठीक है, ये सब बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो आप इसको दीर्घ उत्तरीय में भी ले जा सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको
आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, आसानी से समझने को मिलेंगी। बस वीडियो में आपको शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है। बात करते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अपराध की परिभाषा बताइए, मतलब अपराध हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि विभिन्न लेखकों ने अपराध शास्त्र को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। मतलब जितने भी लेखक हुए हैं, या आप कह सकते हैं जितने भी समाजशास्त्री हुए हैं, सभी लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपराध को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, लिखेंगे इस संबंध में प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, मतलब कुछ परिभाषाएं इससे संबंधित, अपराध से संबंधित बताई गई हैं। ठीक है, जिसमें से पहला आपका आ जाता है सदरलैंड और क्रेसी महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने अपराध को बताते हुए लिखा है कि अपराध शास्त्र जो है वो सामाजिक पहलू के रूप में अपराध का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मतलब कहते हैं जो अपराध शास्त्र है, जो हमारे सामाजिक पहलू होते हैं, उसमें जो अपराध होते हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं, सामाजिक पहलू में जैसे उनके कोई नियम बनाए गए हों उसको तोड़ दिया जाए, या कोई ऐसा कार्य किया जाए जो सभी पूरे समाज को आहट पहुंचाए, उनको दिक्कत हो, डिस्टर्बेंस हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, अपराध का नाम दे देते हैं। और जब हम इन अपराधों के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, अपराध शास्त्र कह देते हैं। इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत कानून निर्माण व कानून तोड़ने के प्रति प्रतिक्रिया का समावेश होता है। मतलब बोल रहे हैं जो इसका विषय क्षेत्र होता है वो कानून के निर्माण से भी जुड़ा होता है और साथ ही साथ कानून के तोड़ने से भी जुड़ा होता है। ठीक है, जो हमारा अपराध शास्त्र है, जैसे कोई कानून बनाया गया और कोई जाकर के उस कानून को तोड़ दे रहा है, उस नियम को नहीं मान रहा है, उसके विपरीत कोई कार्य कर रहा है, तो वो अपराध की श्रेणी में चला जाता है। ठीक है, ये आपके कौन बताते हैं, सदरलैंड और क्रेसी महोदय जी बताते हैं। ठीक है, बात करें इसी में इलियट तथा मेरी महोदय के अनुसार तो उन्होंने बताया है कि अपराध शास्त्र को अपराध और उसके उपाचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब बोल रहे हैं जो अपराध शास्त्र है हमारा, उसको हम अपराध और उसके उपाचार के रूप में, उपाचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में हम क्या कर सकते हैं भैया, सॉरी उपाचार है कि उपचार है, एक मिनट, उपचार है, सॉरी। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि अपराध शास्त्र है जो क्या करता है, अपराध और उसके उपचार, मतलब कोई भी अपराध बालक के द्वारा, मनुष्य के द्वारा हो जाता है तो उसका कोई ना कोई उपचार किया जाता है। ठीक है, तो जो हम अपराध और उसके उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है भैया, अपराध शास्त्र कहलाता है। ये आपके कौन बताते हैं, इलियट तथा मेरी महोदय जी बताते हैं। ठीक है, इसी चीज को, अपराध को आगे बताते हुए आपके वेबस्टर के शब्दकोश में देखें भैया, तो वेबस्टर के शब्दकोश में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि अपराध शास्त्र जो है वो सामाजिक घटना के रूप में अपराध या अपराधियों, उसके मानसिक लक्षणों, आदतों, अनुशासन आदि का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब आपके वेबस्टर के शब्दकोश में अगर देखें तो वहां पर अपराध का शास्त्र को बताते हुए लिखा गया है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उसके रूप में कुछ अपराध होते हैं, उसमें कुछ अपराध होते हैं, कुछ अपराधी होते हैं, उन अपराधी के जो मानसिक लक्षण होते हैं उनको, साथ ही साथ उनकी आदतों को, उनके अनुशासन को वैज्ञानिक रूप से पढ़ना ही हमारा अपराध शास्त्र कहलाता है। ये आपके कौन बताते हैं, वेबस्टर महोदय, वेबस्टर के शब्दकोश में ऐसा बताया गया है। ठीक है, अगले आपके आ जाते हैं एम.जे. सेथना के अनुसार। ठीक है, कौन है आपके, एम.जे. सेथना के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि अपराध शास्त्र अपराध तथा उसके उनके निर्धारक कारकों अथवा अपराध के नाम से ज्ञात बातों के कारकों का उपचारों का अध्ययन, ये आपके कौन बताते हैं, एम.जे. सेथना जी बताते हैं। क्या बताते हैं कि जो अपराध शास्त्र है वो अपराध तथा उनके निर्धारक कारक, अपराध के कुछ निर्धारक कारक होते हैं, अथवा आप कह सकते हैं अपराध के नाम से ज्ञात बातों को, कोई ऐसी बात जो अपराध के नाम से जानी जाती है, उनके कारकों को पढ़ना, या फिर आप कह सकते हैं उनके उपचारों को पढ़ना। ठीक है, अपराध के आप कह सकते हैं कारकों को पढ़ना, उनके उपचारों को पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है, अपराध शास्त्र कहलाता है। ये आपके एम.जे. सेथना जी बताते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बाल अपराध क्या है, आपको यहां पर बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लगातार परीक्षाओं में पूछा भी जा रहा है बाल अपराध से जुड़ा प्रश्न। तो आप इसके बारे में बताते हुए लिखेंगे कि बाल अपराध एक निश्चित आयु के बच्चे के द्वारा किया जाने वाला वह सामान्य अपराध है जिसके द्वारा राज्य सुरक्षात्मक दंड की व्यवस्था करता है। मतलब कह रहे हैं कि बाल अपराध है एक निश्चित आयु के बच्चे के द्वारा कोई ऐसा कार्य कर दिया जाए, कोई ऐसा अपराध कर दिया जाए जिसके द्वारा क्या हो, राज्य सुधारात्मक दंड की व्यवस्था करता है। राज्य क्या करता है भैया, सुधारात्मक, मतलब कि उस बच्चे की चूंकि उसकी उतनी समझ नहीं थी और उसने ऐसा कोई कांड कर दिया, ऐसा कोई कार्य कर दिया, तो उसको बाल सुधार गृह
में भेजा जाता है, जिससे वो चीज़ों को सुधार पाए, आगे चल के कोई ऐसा काम ना करे। हो सकता है उसको उसमें मज़ा आ गया हो तो वो आगे चल के भी कर सकता है। तो उन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए जो है राज्य क्या करता है, उनके लिए दंड की व्यवस्था करता है, मतलब सुधार घर में भेजा जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, बाल अपराध कहलाता है। इसी चीज़ को बताते हुए एस श्रीवास्तव जी ने कहा है, क्या कहा है कि बाल अपराधी वह है जो कि 7 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु का हो। मतलब बोल रहे हैं बाल अपराधी आप उसे कहेंगे जो 7 वर्ष से 18 वर्ष के बीच का हो, ठीक है, जो अपने घर से बाहर माँ बाप या संरक्षकों की आज्ञा के बिना रहता हो। मतलब क्या करता हो, वो अपने घर से बाहर रहता हो, माँ बाप या फिर किसी संरक्षक, मतलब कि माँ बाप के अलावा भी संरक्षक हो सकते हैं, हो सकता है भाई बहन पाल रहा हो सकता है नानी नाना मौसी मौसा फूफा बुआ कोई भी हो सकता है, तो वो संरक्षक हो सकते हैं। तो उनके आज्ञा के बिना वो बाहर रहता हो, ठीक है, अपने व्यवहार में व्यक्तिक एवं सामाजिक विघटन के प्रतिमान प्रतिदर्श करता हो। उसमें क्या करता हो, जो उसके व्यवहार है उसमें जो व्यक्तिक और सामाजिक विघटन है उसके प्रतिमान उसके दिखाई पड़ते हो, ठीक है। और यही आपका क्या है यहाँ पर बताते हैं, यही बाल अपराधी होते हैं। आपके बताते हैं एस श्रीवास्तव जी बताते हैं, आयु के समान ही बाल अपराध के निर्धारण का दूसरा आधार अपराध की प्रवृत्ति है। मतलब कह रहे हैं कि आयु की तरह ही, जैसे हमने अभी देखा कि 7 से 18 वर्ष की उम्र के जो बालक होते हैं उनके द्वारा, ठीक उसी प्रकार से जो है दूसरा आधार आप कह सकते हैं कि उसकी प्रवृत्ति, अपराध की प्रवृत्ति क्या थी उसके अकॉर्डिंग भी जो है हम बाल अपराध को निर्धारित करते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर बताते हैं, डॉक्टर हेकरवाल के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि सामाजिक दृष्टि से बाल अपराध का अभिप्राय बच्चे अथवा किशोर के एक ऐसे अपराध से है जो मानवीय संबंधों के क्रम में, जिसे समाज अपने लिए आवश्यक समझता हो, बाधा डालता है। मतलब बोल रहे हैं कि सामाजिक दृष्टि से बाल अपराध का अभिप्राय जो है हम बच्चे अथवा किशोर के एक ऐसे अपराध से लेते हैं जो कि मानवीय संबंधों के क्रम में, जिससे समाज अपने लिए आवश्यक समझता हो। मतलब बोल रहे हैं कोई ऐसे मानवीय संबंध जो समाज जिसको आवश्यक मतलब इंपॉर्टेंट समझता हो, और उसमें क्या करे, कोई बच्चा कोई बालक या कोई किशोर जो है क्या करे, उसमें बाधा डाले, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका बाल अपराध कहलाता है, ठीक है। इसी के बाद इसी के अगले उसमें देखें तो गिलिन महोदय के शब्दों में देखें तो गिलिन जी ने क्या बताया है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसीलिए यह अपने द्वारा निषिद्ध होता है। मतलब बोल रहे हैं कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक जो बाल अपराधी होता है वह व्यक्ति है एक ऐसा पर्सन होता है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए क्या समझता है, हानिकारक समझता है। उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो व्यवहार होता है, उसको समाज अपने लिए हानिकारक समझने लगता है और इसीलिए यह अपने द्वारा निषिद्ध होता है। और इसीलिए क्या होता है, वो अपने द्वारा निषिद्ध मतलब कि रोक दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पैरोल की परिभाषा आपको यहाँ पर बतानी है। तो पैरोल आप क्या कहेंगे भैया कि पैरोल भी अपराधी को सुधारने का एक उपकरण या विधि है। मतलब कह रहे हैं कोई भी अपराधी है, अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो उसकी एक उपक्रम या फिर आप कह सकते हैं एक विधि के रूप में हम पैरोल को देखते हैं। इसमें कुछ समय जेल की सजा भुगतने के बाद अपराधी को उसके अभिभावकों के आग्रह पर छोड़ दिया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि जो पैरोल है इसमें क्या किया जाता है, किसी अपराधी को बंद किया गया तो कुछ समय जब वो सजा भुगत लेता है तो अपराधी को उसके अभिभावक, चाहे उसके माता पिता हों, कोई भी अभिभावक है, तो उसके क्या आग्रह पर जब वो विनती करते हैं तो उनके आग्रह पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रखी जाती हैं कि इसके बाद अगर ये अपराध करता है तो आप जिम्मेदार होंगे, ऐसा कुछ रखा जाता है। तो वो चीज़ें बाद की होती हैं, बट ये जो होता है क्या होता है कि इसमें अगर माता पिता आग्रह करते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। पैरोल एक प्रकार का अपराधी की सशर्त मुक्ति है। सशर्त मतलब शर्त के साथ उसकी क्या की जाती है, मुक्ति की जाती है, उसको छोड़ा जाता है। क्योंकि पैरोल पर छोड़े जाने के बाद अपराधी को परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखा जाता है। किसकी परिवीक्षा के अधिकारी के देखरेख में इसको रखा जाता है। यदि अपराधी ठीक प्रकार से नहीं रहता है तो शेष सजा और नए अपराध का दंड उसे जेल में ही भुगतना पड़ता है। मतलब बोल रहे हैं अगर उसको छोड़ दिया गया, मान लीजिए उसके अभिभावक ने विनती की और उसको छोड़ दिया गया, उसके बाद वह नहीं सुधरा, वो जाकर के कोई और कांड ऐसा कुछ कर जाता है, तो जब कर जाता है तो उसको उसकी जो पहले की सजा माफ की गई थी उसको भी जोड़ा जाएगा और साथ ही में साथ जो उसने नया अपराध किया है उसकी भी सजा जोड़कर उसको कुल मिलाकर के सजा दी जाएगी एक साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है, साइबर अपराध के बारे में आपको यहां पर बताना है।
प्रश्न ही आपसे यही पूछ रहा है कि साइबर अपराध क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि साइबर अपराध जो है वह अपराध है जिसमें कंप्यूटर या इससे जुड़े नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर से जुड़े कोई नेटवर्क का, किसी नेटवर्क का यूज़ करके कोई अपराध किया जाए तो उसे हम साइबर अपराध के नाम से जानते हैं। यह अपराध इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से करते हैं भैया? तो इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार के अपराध में कंप्यूटर एवं इंटरनेट का दुरुपयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में साइबर अपराध वह आपराधिक कृत्य है जो कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। फिल्मों की चोरी, ठीक है, इसमें कौन कौन से अपराध आते हैं आप ये भी यहाँ पर देखते चलिए। फिल्मों की अगर आप चोरी करते हैं तो वो भी आपका साइबर, संगीत की चोरी करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा लोगों के खातों में अगर कोई गड़बड़ी आप करते हैं, कंप्यूटर हैकिंग का काम करते हैं, वायरस डालते हैं, इंटरनेट के द्वारा जुआ आप खिलवाते हैं, आंकड़े अगर आप किसी के चुरा ले रहे हैं, तो इस प्रकार के जितने भी अपराध हैं वो सभी आपके क्या कहलाएंगे भैया? वो आपके साइबर अपराध कहलाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न इसी पर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइबर अपराध के कारण बताइए, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा जो है साइबर अपराध होते हैं। तो आप लिखेंगे साइबर अपराध होने के कई कारण हैं जिसमें मुख्य रूप से कम जगह में अधिक तथ्यों को संकलित करने की क्षमता, ठीक है, आसान पहुंच, लापरवाही तथा असंतुष्ट कर्मचारी। मतलब बोल रहे हैं साइबर अपराध के कई सारे कारण हैं जिसमें से पहला क्या बताया गया है कि अधिक तथ्यों का, कम जगह है लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को रखते हैं। जैसे कंप्यूटर एक छोटी सी चीज़ है लेकिन उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम क्या करते हैं, उसी में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा रखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आसान पहुंच, मतलब लोगों की पहुंच आसान होती है, बिना किसी के पास जाए ही क्या किया जा सकता है, चोरी की जा सकती है या फिर कोई अपराध किया जा सकता है। लापरवाही, आपने किसी चीज़ के ऊपर पासवर्ड नहीं लगाया, लापरवाही के कारण छोड़ दिया, या पासवर्ड लगा रखा था लेकिन खुला छोड़ दिया, तो इसके कारण भी हो सकता है। असंतुष्ट कर्मचारी, अगर आपका कोई कर्मचारी है जिसको आप बाकायदा बराबर पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, उसकी तनख्वाह अच्छे से नहीं दे रहे हैं, तो जो असंतुष्ट अपराधी है वो भी क्या कर सकता है भैया? इस प्रकार के क्राइम कर सकता है। ठीक है, साइबर अपराध कर सकता है। चलिए, अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि कानूनी दृष्टिकोण से अपराध की परिभाषा दीजिए। कानून के दृष्टिकोण से अपराध क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे जिन कार्यों को कोई राज्य सामान्य व्यवस्था में बाधा समझता है। मतलब बोल रहे हैं जिन कार्यों को कोई ऐसा कार्य हो जिसको कोई भी राज्य, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य, कोई भी राज्य, भारत का कोई भी राज्य या विश्व का कोई भी राज्य है, वो क्या करता है, सामान्य व्यवस्था में उसको क्या समझता है कि ये हमारे व्यवस्था में बाधा पैदा कर रहा है। ठीक है, उनके लिए कानून द्वारा दंड निश्चित किया जाता है और उनके लिए क्या किया जाता है, अब जो बाधा पैदा कर रहा है उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है। कानून की दृष्टि से व्यक्ति का वही कार्य क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है जो कानून के द्वारा निषिद्ध किया गया है। मतलब कानून के द्वारा रोका गया है कि आप इस कार्य को नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो क्या कहा जाएगा भैया? तो उसको अपराध कहा जाएगा। ठीक है, कानूनी दृष्टिकोण से अपराध को परिभाषित करते हुए आपके बोर्नेस एवं ट्रेटर्स महोदय जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? कि प्राविधिक दृष्टिकोण से अपराध का अर्थ जो है समाज विरोधी व्यवहार के उस स्वरूप से है जिसमें जन भावना का उस सीमा तक उल्लंघन किया जाता है जो विधान के द्वारा निषिद्ध है। मतलब आपके कौन, बोर्नेस और ट्रेटर्स महोदय जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि प्रवृत्ति दृष्टिकोण से अगर देखें तो अपराध का अर्थ जो है समाज विरोधी ऐसे व्यवहार से लिया जाता है कि जिसमें क्या होता है भैया, जन भावना को उस सीमा तक उल्लंघन किया जाता है। मतलब जो लोगों की भावना है उसकी एक सीमा होती है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई खुशी है और कोई दुखी है, ठीक है, तो आप उस सीमा तक ही डीजे और लाउड स्पीकर लगाएं जितना किसी को बर्दाश्त हो। ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ पे हार्ट का पेशेंट है और आप लाके डीजे खड़ा कर दिए और बेकार में ही बजा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे ही कार्य करें, उस सीमा तक ही आप ऐसा कार्य करें जिससे दूसरे का कोई मान उल्लंघन ना हो, कोई उल्लंघन ना हो, इस तरीके से, तो वो आपके अपराध में श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने कोई ऐसा किया कि जिसमें क्या हो, ऐसी भावना आ जाए जिसका उल्लंघन हो जाए, समझ पा रहे हो ना, कि जैसे किसी से आप नॉर्मल बात कर रहे हो और आपने उसको गाली गलौज देना शुरू किया,
नॉर्मली आप बात कितना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप ऐसी गाली देने लगो जो सभी को अभद्र लगे, बेकार लगे, तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि वैधानिक दृष्टिकोण से अपराध की निम्न विशेषताएं होती हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। पहली विशेषता बताते हुए लिखते हैं, अपराध वह प्रक्रिया है जो कानून द्वारा वर्जित है, मतलब कानून के द्वारा रोक दिया जाता है। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में चला जाएगा। वही कार्य अपराध है जो विशिष्ट समय में कानून के द्वारा निषिद्ध किया गया है। मतलब कह रहे हैं कोई ऐसा समय था जहां पे कोई चीज रोक दिया गया और आप फिर उसी कार्य को कर दे रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। अपराध का निर्धारण विशिष्ट देश के संदर्भ में किया जाता है। विशिष्ट देश के संदर्भ में किया जाएगा, मतलब जैसा कि कुछ चीजें हो सकता है यहाँ पे जो अपराध है वो हो सकता है कि अमेरिका में अपराध ना हो, इंग्लैंड में अपराध ना हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अपराध ना हो, तो ऐसा हो सकता है। तो कुछ देश विशेष के लिए जो है चीजें बदल जाती हैं। कानून की दृष्टि से अपराध हुआ है जो सामूहिक हित के लिए हानिकारक है। मतलब बोले कानून की दृष्टि से अगर देखें तो अपराध हम उसे कहेंगे जो सामूहिक हित के लिए, मतलब एक लोगों के नहीं लेकिन सामूहिक, मतलब पूरे गांव के या फिर पूरे समाज को क्या करता हो? हानि पहुंचाता हो, तो ऐसा कार्य आपका अपराध कहलाएगा। यह आवश्यक नहीं कि अपराध अनैतिक हो। जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई कार्य जो अनैतिक है वही अपराध हो। अपराध कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक अपराध के लिए दंड अनिवार्य रूप से निर्धारित है। मतलब बोल रहे जितने भी अपराध हैं सभी के लिए दंड जो है पहले से ही निर्धारित किए गए हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वोस्ट्रल, हाँ, वोस्ट्रल संस्थाएं क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे अनेक राज्यों में आज वोस्ट्रल स्कूल अधिनियम भी लागू है। इसके अनुसार 15 वर्ष से 21 वर्ष तक के किशोर अपराधियों को एक पृथक सुरक्षा संस्था, ठीक है, जिसे वोस्ट्रल संस्था कहा जाता है, ठीक है, में रखे जाने की व्यवस्था की गई है। मतलब बोल रहे हैं कि जो 15 साल से लेकर के 21 वर्ष के बीच के किशोर अपराधी होते हैं उनको अलग रखा जाता है, एक सुरक्षा संस्था में रखा जाता है जिसका नाम है वोस्ट्रल। उसमें इनको रखा जाता है, उसमें इनकी व्यवस्था की जाती है। सुधार गृहों में केवल 16 वर्ष तक के बाल अपराधियों को ही भेजा जाता है। मतलब बोल रहे हैं जो सुधार गृह है उसमें केवल हम 16 वर्ष के बच्चों तक ही भेजते हैं। 16 के बाद हम उसको वोस्ट्रल में भेजेंगे। जबकि इन संस्थाओं में 21 वर्ष तक के किशोर अपराधियों को रखने के लिए इनका रखने के कारण इनका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। मतलब बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 21 वर्ष तक के बालक जो है अपराधी या कह सकते हैं किशोर अपराधी रखे जाते हैं, इसलिए इस जो वोस्ट्रल है इस वोस्ट्रल संस्था का दायित्व बढ़ जाता है। ऐसी सुधार संस्था सबसे पहले वोस्ट्रल नामक स्थान पर प्रारंभ की गई थी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम वोस्ट्रल संस्था के नाम से घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से वोस्ट्रल संस्था के बारे में आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बाल न्यायालय क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे बाल अपराधी के उपचार के साधन के रूप में संलग्न एक ऐसी संस्था जो अपराध की समस्या का वैज्ञानिक, ठीक है, कर्म विषयक और उसके बाद अपक्षपातपूर्ण, ठीक है, अपक्षपातपूर्ण अध्ययन करती है तथा उचित न्याय देती है, बाल न्यायालय कहलाती है। मतलब बोल रहे हैं कोई एक ऐसी संस्था जिसमें क्या होता है, जिसमें अपराध की समस्या का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ कर्म विषयक या फिर कह सकते हैं अपक्षपात अध्ययन किया जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई पक्ष लेकर के किया जा रहा हो। अपक्षपात मतलब दोनों तरीकों को सोच के कि ऐसी कंडीशन हो सकती रही हो तब इसने ऐसा किया हो, इस तरीके से भी क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। वही आपका क्या कहलाता है भैया, वही आपका बाल न्यायालय कहलाता है। और हालांकि इसमें दंड का भी प्रावधान होता है। इन संस्थाओं का गठन बाल अपराध के निरोध एवं उपचार के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य दंड के स्थान पर अपराधी का सुधार एवं उपचार होता है। वास्तव में बाल अपराधियों को सुधारात्मक दृष्टि से उचित न्याय प्रदान करने वाली संस्था बाल न्यायालय कहलाती है। आप ये भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें कि वास्तव में बाल अपराधियों को सुधारात्मक दृष्टि से उचित न्याय प्रदान करने वाली जो संस्थाएं होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, बाल न्यायालय कहलाती हैं। सेठना जी ने लिखा भी है, क्या लिखा है कि बाल न्यायालय विशेष न्यायालय होते हैं जिनका कार्य अल्पवयस्क, ठीक है, मतलब जो अभी वयस्क नहीं है उससे पहले अल्पवयस्क अपराधियों व बच्चों
जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है उनको सहायता एवं संरक्षण प्रदान करना होता है। ठीक है, ये किसका काम होता है? ये आपका बाल न्यायालय का काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिखिएगा। साथ ही साथ आप आगे लिख दीजिएगा कि भारत सरकार की योजना आयोग द्वारा प्रकाशित सामाजिक विघटन में बाल न्यायालय की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है। मतलब अगर भारतीय सरकार में देखें तो उसमें क्या बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि विशेष न्यायालय जिन्हें बाल न्यायालय कहते हैं, बालकों संबंधित मुकदमों से संबंधित होते हैं। मतलब बालक से संबंधित जो मुकदमे दिखाए जाते हैं उनसे आपका ये बाल न्यायालय संबंधित होता है। बाल न्यायालय का उद्देश्य जो है बालक की पारिवारिक समस्याओं तथा अन्य कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना तथा समाज में उनका पुनर्वास करना होता है। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि जो उनको पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं या कोई ऐसा अन्य कारण आ रहा है तो उनका पहले वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ उनको सुधार कर समाज में उनको पहले फिर से बिठाने का कोशिश करेंगे, उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है सुधारात्मक संस्थाओं से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे बाल अपराधियों के सुधार के लिए स्थापित संस्थाओं में सुधार गृह का विशेष महत्व है। जब सुधार गृह अधिनियम के अंतर्गत 7 से लेकर के 16 वर्ष के जिन बाल अपराधियों को न्यायालय द्वारा कारावास अथवा नजरबंदी का आदेश दिया जाता था उन्हें सुधार गृह में रखने का प्रावधान है। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं 7 से लेकर के 16 वर्ष के जो बालक होते हैं जब उनको क्या कर दिया जाता है, कोई कारावास बता दिया जाता है या फिर नजरबंदी का आदेश दे दिया जाता है तो उनको क्या करते हैं, सुधार गृह में रखा जाता है। इन सुधार गृहों में बाल अपराधी को कम से कम 3 वर्ष तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष के लिए रखा जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 18 वर्ष तक के किशोर अपराधी को भी सुधार गृह में भेजा जाता है, लेकिन ऐसी दशा में उसे सुधार गृह में 3 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है। मतलब बोल रहे हैं कुछ ऐसी विशेष स्थितियां होती हैं जिसमें 18 वर्ष तक के किशोर अपराधी को भी क्या कर दिया जाता है, सुधार गृह में भेज दिया जाता है, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाता है कि उनको 3 वर्ष से ज़्यादा मतलब 21 वर्ष तक जब तक वो पहुँचे तब तक उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ रखा जाता है। सुधार गृहों का उद्देश्य बच्चे को अपना सुधार स्वयं करने की प्रेरणा देता है तथा उसे जेल के दूसरे गंभीर तथा पेशेवर अपराधियों की दोषीपूर्ण संगति से बचाना है। मतलब बोल रहे हैं साथ ही क्या करता है, जो सुधार गृह होता है वो बालक को क्या करता है, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन देता है कि वे सुधरे, अपने आप को सुधारे। और साथ ही साथ अगर उनको वयस्क जेल में रख दिया जाएगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेवर अपराधी होती हैं तो वो उनको पाएंगे, छोटे बच्चों को, तो उनको ट्रेन करेंगे और उनसे गलत काम वो करवाएंगे, अपराध करवाएंगे। ठीक है, तो उनसे बचाना भी इनका एक उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संगठित अपराध की विशेषताएं बताइए। संगठित अपराध आप किसे कहेंगे, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो आप लिखेंगे अपराध केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है। मतलब कोई एक व्यक्ति कोई कार्य करे उसे ही व्यक्तिगत अपराध कहा जाता है, लेकिन जब कोई 2-4 व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के किसी का अपराध को करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं भैया, संगठित अपराध कह देते हैं। अनेक बार अपराधी अपने किसी नेता के अधीन होकर के अपराधी कार्य करते हैं। ठीक है, अपराधियों के ऐसे संगठन को क्या कहते हैं भैया, गिरोह कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरोह कहते हैं। बैंकों को लूटने, हत्या एवं अपहरण करने वालों को गिरोह कहते हैं, वालों के गिरोह होते हैं। इसी प्रकार अफीम, चरस, गांजा आदि नशीली वस्तुओं की तस्करी करने वाले को भी हम क्या कहते हैं, गिरोह कहते हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं जाली मुद्रा, ठीक है, जाली टिकट, पासपोर्ट बनाने वाले अपराधी को भी गिरोह के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये गिरोह के रूप में ही काम करते हैं। इसी चीज़ को बताते हुए वाल्टर सी लेकरेस बताते हैं कि संगठित अपराध की अपेक्षा कुछ और है। मतलब बोल रहे हैं कि जो संगठित अपराध होता है वो संगठित अपराध की अपेक्षा कुछ अलग होता है, जो सामान्यतया 2 या इससे अधिक व्यक्तियों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप घटित होता है। मतलब बोल रहे हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, जब उनके अंदर की भावना एक जैसी हो जाती है और वो मिलकर के कोई ऐसा कार्य करते हैं जो समाज और साथ ही साथ हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज में रह रहे लोगों के लिए क्या हो जाता है भैया, वो हानिकारक हो जाता है या उनसे हानि पहुंचने लगती है, तो वो कार्य क्या कहलाता है, आपका संगठित अपराध कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्राचीर विहीन
कारागार क्या है आपको यहाँ पर बताना है। प्राचीर विहीन कारागार क्या है, तो आप लिखेंगे प्राचीर विहीन बंदी गृह का सबसे पहला प्रयोग जो है इंग्लैंड में 1933 ईस्वी में किया गया था। वास्तव में यहाँ से विश्व में अपराधियों के सुधार के नए युग का क्या हुआ, सूत्रपात हुआ, जबकि अपराधी को स्वतंत्र वायु में सांस लेने की छूट रहती है। और इसमें क्या होता है, जो अपराधी होते हैं उनको स्वतंत्र वायु में छूट लेने की जो है छूट दी जाती है। ऐसा नहीं कि उनको एक कमरे में ही बंद रखा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे शास्त्रीय संप्रदाय का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुआ। ठीक है, यह सिद्धांत सुखवादी दर्शन पर आधारित है, अर्थात अपराध वह मानव व्यवहार है जिसमें व्यक्ति को अधिक सुख प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि अपराध मानव का वह व्यवहार है जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त होता है उस कार्य करने के बाद, तो वही आपका अपराध कहलाता है। आगे आप लिखेंगे किसी कानून के तहत बाल अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। मतलब बोल रहे हैं कौन सा ऐसा कानून बना था जिसके तहत जो है बालक को क्या किया जाएगा भैया, औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सुधारालय स्कूल अधिनियम जो था आपका, इसी के अंतर्गत ये 1876 में आया था। इसमें यह बताया गया था कि औद्योगिक प्रशिक्षण जो है आप क्या करेंगे भैया, इंजीनियरिंग वगैरह किसी अपराधी बालक को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि परिवीक्षा संकल्पना क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। परिवीक्षा संकल्पना क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे केंद्र सरकार द्वारा सन 1958 में अपराधियों के लिए परिवीक्षा अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि 21 वर्ष से कम की आयु के किसी बच्चे को या किशोर को न्यायालय द्वारा कोई दंड दिया जाए तो परिवीक्षा अधिकारी की संतुष्टि पर विचार अवश्य किए जाएं। मतलब बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा बालक है जो 21 वर्ष से कम है, ठीक है, और उसको क्या किया गया, किशोर न्यायालय द्वारा या बाल न्यायालय द्वारा क्या कर दिया गया भैया, उसको दंड दे दिया गया, तो जो परिवीक्षा अधिकारी है उसकी संतुष्टि के लिए क्या किया जाएगा, उसकी संतुष्टि पर भी विचार किया जाएगा, उसके कहने को भी माना जाएगा। ठीक है, उससे भी पूछा जाएगा, राय लिया जाएगा। साधारणतया यदि कारावास की अवधि 6 माह तक हो तो उससे जेल न भेजकर परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में छोड़ दिया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर किसी बच्चे की जो जेल में जाने की अवधि जो है, आप कह सकते हैं कारागार में जाने की अवधि 6 माह से कम है या 6 माह तक है, तो उसको जेल में या फिर आप कह सकते हैं कारागार में नहीं भेजा जाता है, उसको कहाँ भेज देते हैं, परिवीक्षा अधिकारी के देखरेख में छोड़ दिया जाता है। इसके लिए बाल अपराधी को अच्छे आचरण का एक प्रतिज्ञा पत्र देना होता है। मतलब बोल रहे हैं कि इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए बाल अपराधी को, जो बाल अपराधी है मतलब जिस बालक ने अपराध किया है, उसको एक अच्छे आचरण का प्रतिज्ञा पत्र देना पड़ता है। मतलब उसको कसम वगैरह खिलाई जाती है, इस तरीके से कह सकते हैं। यदि किसी विशेष अपराध के कारण न्यायालय द्वारा बाल अपराधी या किशोरा अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ने की उचित नहीं माना जाता है, तो इसके लिए न्यायालय को कुछ निश्चित कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई बाल अपराधी है, किशोर अपराधी है, ठीक है, उसको क्या चाहते हैं कि उसको परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाए। ठीक है, ऐसा न्यायालय मानता है कि उसको परिवीक्षा पर ना छोड़ा जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, न्यायालयों को कुछ निश्चित कारणों का उल्लेख करना होता है, कुछ निश्चित कारण बताने होते हैं कि उसको क्यों नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, फिर बाल अपराधियों के सुधार की दशा में परिवीक्षा सेवाएं भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। मतलब बोल रहे हैं कि जो बाल अपराधी थे उसके सुधार में अगर देखें, सुधार की दशा में, तो भैया जो परिवीक्षा सेवाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुई, उपयोगी, यूजफुल जो हैं सिद्ध हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिमांड होम क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, रिमांड होम के बारे में जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, इसमें आगे क्या कहते हैं, रिमांड होम के बारे में आप लिखेंगे कि वर्तमान कानूनों में यह व्यवस्था है कि पकड़े गए बाल अपराधी को पुलिस की हिरासत में न रख करके एक विशेष गृह में रखा जाए, जिसे रिमांड गृह या फिर क्या कहते हैं, संप्रेक्षण गृह कहा जाता है, जहां लाए गए बच्चों को 24 घंटे के अंदर किसी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। संप्रेक्षण गृह का संप्रेक्षण गृह में निराश्रित, घर से भागे हुए अथवा किसी अन्य अपराध में पकड़े गए बच्चों को परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बहुत स्वाभाविक रूप से बातचीत करके अपराध के कारणों को ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाता है। इसका उद्देश्य बाल न्यायालय
के सामने इसके मामले बहुत सुलझे हुए ढंग से प्रस्तुत करना होता है। मतलब बोल रहे हैं कि कोई भी बच्चा है, बच्चे ने, किसी किशोर ने क्या किया, कोई अपराध कर दिया, तो उसको एक विशेष गृह में ले जाया जाता है जिसको हम कहते हैं रिमांड होम। उसमें बच्चे को ले जाकर के बिठाया जाता है। जो हमारा क्या होता है भैया, परिवीक्षा अधिकारी जो होता है, जो परिवीक्षा अधिकारी होता है, वो जाता है, वो सामान्य रूप से उस बच्चे के सामने बैठता है और उससे बातचीत करता है और कारण को जानने का प्रयास करता है कि ये आपने क्यों किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को किसी न किसी न्यायालय में ले जाकर के जरूर पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर, जिसमें आने जाने का समय छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आदर्श जेल या आप कह सकते हैं बंदी गृह क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे 1949 ईस्वी में लखनऊ के केंद्रीय कारागार को आदर्श कारागार में परिणत कर दिया गया, ठीक है, बदल दिया गया। लखनऊ का जो कारागार था, जो लखनऊ का केंद्रीय कारागार था, उसको 1949 में क्या कह दिया गया, आदर्श कारागार के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इसमें एक स्वागत केंद्र बनाया गया। इसमें बंदियों को 6 माह के लिए रखना पड़ता है, ठीक है। इसी बीच उनके आचरण, मानसिक प्रवृत्तियों, आदतों, प्रतिक्रियाओं, व्यवहार एवं उत्सुकता का अध्ययन किया जाता है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं की जानकारी की जाती है। जब बंदी इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उनको आदर्श कारागार में भर्ती कर लिया जाता है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि आदर्श कारावास जो है उसके अंदर खेती बाड़ी, साग सब्जी पैदा करने के सभी साधन उपलब्ध हैं। बंदी वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। जो मतलब कारागार, जो अपराधी है वो क्या करेगा, जो बंदी बनाया गया है वो खेती बाड़ी करेगा। उसका खर्च निकाल कर जो बचत होती है उसे बंदियों को दे दिया जाता है। मतलब उनका जो खर्च आया, खाने का, रहने का, कपड़े का, उसका खर्च निकाला जाता है। उसके बाद जो बचता है पैसा वो उनको वापस दे दिया जाता है। कारावास के अंदर एक कैंटीन भी है जिसका प्रबंध बंदी करते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो कैदी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो अपराध करके गए हैं, वही क्या करते हैं, उस कैंटीन का प्रबंध करते हैं। मतलब उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या क्या बनेगा, वो सब देखते हैं। इसके लिए उनकी एक पंचायत होती है। अधिक साग सब्जी को तो इसे कैटरिंग के हाथ या बाहर ले जाकर बेच देते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो अधिक साग सब्जी होती है, चूंकि जितनी कैंटीन में ज़रूरत होती है उनको रोक लेते हैं, उसके अलावा जो होती है उनको बाहर ले जाकर के क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। आगे लिखते हैं कि आंतरिक प्रबंधन के लिए बंदियों को अपनी पंचायतें हैं। मतलब बोल रहे हैं कि आंतरिक प्रबंधन के लिए, मतलब कि चूंकि सब कुछ ठीक ठाक से चले, क्या बनना है, इसके लिए उनके लिए क्या किया जाता है, एक पंचायत बनाई जाती है उन्हीं के लोगों से, ठीक है। यहाँ खान पान, सफाई, निगरानी, ठीक है, बागवानी आदि के लिए अनेक पंचायतें प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर चलती हैं। जिस बंदी का आचरण संतोषजनक होता है उसके ऊपर अधिकारी भरोसा करते हैं। उनको बाहर जाने, बाजार जाने और सैर करने के लिए छुट्टी मिलती है। मतलब बोल रहे हैं कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, अधिकारी को भरोसा होता है, तो वो उनको बाहर जाने के लिए, सैर सपाटा के लिए, बाजार करने के लिए उनको बाहर जाने दिया जाता है। फिर बोलते हैं अपराधियों के मनोरंजन तथा व्यक्तिगत विकास के लिए यहाँ अनेक प्रकार के साधन सुलभ किए गए हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनका मनोरंजन हो सके, साथ ही साथ उनका व्यक्तिगत विकास भी हो सके, तो उसके लिए अनेक प्रकार के जो है क्या कर दिए गए हैं, साधन की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रोबेशन की विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। प्रोबेशन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रोबेशन की निम्न विशेषताएं निर्धारित की जा सकती हैं। कुछ विशेषताएं हैं जो बताई जा सकती है, जिसमें से पहली है प्रोबेशन जो है, प्रोबेशन का पहला तत्व सुधारात्मक होता है। मतलब किसी चीज़ को सुधारने से लिया जाता है, अर्थात प्रोबेशन का सुधार करना ही प्रोबेशन व्यवस्था का पहला मौलिक तत्व है, ठीक है। फिर दूसरा लिखते हैं प्रोबेशन की स्थिति अपराधी को सजा सुनाने के बाद आती है। दंड निर्धारण से पूर्व प्रोबेशन की अवस्था नहीं आती है। मतलब बोल रहे हैं जब सजा सुना दी जाती है उसके बाद जो है क्या होती है, प्रोबेशन की स्थिति अपराधी के लिए आती है। तीसरा जो विशेषता बताते हैं प्रोबेशन में अपराधी को सजा का भुगतान नहीं करना पड़ता है, उसे सजा से मुक्त कर दिया जाता है। प्रोबेशन में क्या करते हैं, जो अपराधी होते हैं उनको सजा की भुगतान नहीं करनी होती, उनको सजा से मुक्त कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। चौथी विशेषता बताते हैं, सजा से मुक्त करने के बदले में अपराधी से अच्छा
आचरण बनाए रखने की आशा की जाती है। मतलब बोल रहे हैं जो सज़ा से मुक्त करने वाले अपराधी होते हैं, जिनको मुक्ति चाहिए होती है, उनसे ये आशय किया जाता है कि उनका जो आचरण है वह बहुत अच्छा रहे, ठीक है। मतलब कोई किसी भी प्रकार की वह हिंसा ना करे। प्रोबेशन में राज्य प्रोबेशनर को हर संभव सहायता एवं निर्देशन देने का प्रयास किया गया है। मतलब बताते हैं कि यहाँ बोलते हैं प्रोबेशन राज्य जो है, प्रोबेशन में राज्य प्रोबेशनर के को जो है क्या किया जाता है, हर संभव सहायता और निर्देश देने का प्रयास क्या करता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अपराध एवं बाल अपराध में अंतर बताइए। तो आप लिखेंगे अपराध एवं बाल अपराध में मुख्य अंतर हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला अंतर बताया गया है युवा एवं प्रौढ़ 21 वर्ष से अधिक, ठीक है, द्वारा किए जाने वाला अपराध जो है वो क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। और 18 वर्ष से कम या फिर आप कह सकते हैं 16 वर्ष तक या 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो होते हैं उनके द्वारा जो अपराध होता है उसे हम बाल अपराध के नाम से जानते हैं। दूसरा जो अंतर है वो बताते हैं बाल अपराध साधारण प्रकृति के होते हैं जबकि अपराधी की प्रकृति गंभीर होती है। जो इनके बाल अपराधी होते हैं वो साधारण प्रकृति के होते हैं, जो अपराधी होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, गंभीर होती है। तीसरा अंतर बताते हैं, क्या बताते हैं, बाल अपराध उद्देश्यहीन होते हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन जो अपराधी होते हैं उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि वो अपराध क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चौथा कारण बताते हैं कि बाल अपराध तथा अपराध की परिस्थिति में भिन्नता होती है। मतलब बाल अपराध की परिस्थिति कुछ और होती है और अपराध की परिस्थिति कुछ और होती है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, अगली जो विशेषता है 5वीं नंबर, वो बताते हैं अपराध का प्रभाव जो है संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है। अपराध का जो प्रभाव है वो सारे संपूर्ण मतलब जितने भी समाज हैं, जितना सभी समाज है उसको सभी को प्रभावित करता है, जबकि बाल अपराध क्या करता है, एक व्यक्तिगत घटना को प्रभावित करता है, ठीक है। छठवां बताते हैं कि अपराधियों तथा बाल अपराधियों की न्यायिक प्रक्रिया तथा दंड में भिन्नता होती है। मतलब बोल रहे हैं जो अपराधियों की न्यायिक प्रक्रिया होती है और जो बाल अपराधियों की होती हैं दोनों की अलग अलग होती है। साथ ही जैसे अपराधियों की जो दंड देने की क्राइटेरिया होती है और बाल अपराधियों की दोनों की अलग अलग रखी जाती है, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रोबेशन प्रणाली के लाभ बताइए। प्रोबेशन प्रणाली जो जारी की जाती है उसके कौन कौन से लाभ हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे प्रोबेशन वह व्यवस्था है जिसमें अपराध प्रमाणित हो जाने के पर अपराधी को जेल ना भेजकर राज्य द्वारा नियुक्त प्रोबेशन अधिकारी को की देखरेख में समाज में ही इस आशा से रहने दिया जाता है कि वह अपने व्यवहार में सुधार लाएगा। इसके निम्नलिखित लाभ है। मतलब बोल रहे हैं कि प्रोबेशन में क्या होता है कि जो बालक होता है जिसने अपराध किया है उसको जेल में नहीं भेजा जाता है, उसको फिर से वापस उसी समाज में भेज दिया जाता है, लेकिन एक अधिकारी की निगरानी में रखा जाता है। तो वो इस आशा से रखा जाता है कि यह फिर अपराध नहीं करेगा, सुधर जाएगा। तो ये होता है। इसके कुछ लाभ ये हैं कि अपराधी को जीवन की अव्यवस्थाओं के अनुकूल करने का अवसर मिल जाता है। मतलब बोल रहे हैं जीवन में उसकी जो अव्यवस्थाएं हैं उनको वो अपने अनुकूल कर सके, उसका क्या होता है, उसको अवसर मिल जाता है। दूसरा बताते हैं, क्या बताते हैं, अपराधी को एक बार सुधरने का मौका दिया जाता है। अपराधी एक बार सुधरने का मौका भी पा जाता है। अपराधी स्वयं उत्पादन कार्य में सहयोग करता है, वह पराजित नहीं रहता। मतलब बोल रहे हैं कि जो अपराधी है वो स्वयं उत्पादन कार्य में सहयोग करता है, पैदावार में स्वयं सहयोग करता है और वो पराजित नहीं रहता है। फिर चौथा बताते हैं यह अन्य सुधार तरीकों से सस्ती प्रक्रिया है। ये क्या है, और अन्य सुधार प्रक्रियाओं में सब कुछ जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ती, तो इसलिए वो महंगी पड़ जाती है और ये सस्ती प्रक्रिया है। पांचवा बताते हैं कि अपराधियों के परिवार आर्थिक बर्बादी से बच जाते हैं। परिवार जो अपराधी है उसके परिवार आर्थिक मतलब कि उनका रुपया पैसा बहुत कम खर्च होता है, उससे वो बेचारे बच जाते हैं। छठा लाभ है क्या, साधारण अपराधियों को बड़े अपराधियों से दूर रखने की योजना सफल होती है। मतलब बोल रहे हैं कि जो साधारण अपराधी है उनको बड़े अपराधियों से दूर रखा जाता है, कहीं उनके संगत में आकर के ये भी गलत कार्य ना करने लगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि आपराधिक व्यवहार क्या है, आपको यहाँ पर बताना है, या आप कह सकते हैं विचलित व्यवहार के बारे में। तो आप लिखेंगे जब व्यक्ति का व्यवहार या आचरण सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, आदर्शों, प्रतिमानों आदि के अनुकूल नहीं होता तो व्यक्ति के ऐसे व्यवहारों को समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार या फिर विचलित व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है और समाज शास्त्रीय शब्दावली में इसे सामाजिक विचलन कहा जाता है। जो समाज शास्त्रीय शब्दावली है उसमें हम क्या कह देते हैं, इसी को विचलित व्यवहार को ही सामाजिक विचलन कह देते हैं। समाज में ऐसे व्यवहार को करने की व्यक्ति को छूट नहीं दी जा सकती है क्योंकि ऐसा करने से सामान्य सामाजिक संबंधों को क्या होती है भैया, क्षति पहुंचती है, उसको नुकसान होता है। वर्तमान समय में विकसित और
और विकासशील देशों में विचलित व्यवहार एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है। मतलब बोल रहे हैं अगर आज के समय में देखें तो जो विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं भैया, तो उसमें जो विचलित व्यवहार है ये एक बड़ी गंभीर समस्या के रूप में सामने देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अपराध को रोकने के उपाय बताइए। अपराध को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपराध के रोकथाम के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं, उनमें से प्रमुख 5 उपाय निम्न हैं। मतलब बोल रहे हैं जो समाजशास्त्री उन्होंने अपराध को रोकने के बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन जो 5 मुख्य उपाय हैं मैं आपके सामने यहाँ पर 6 उपाय मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। पहला उपाय आपका दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सालयों द्वारा मानसिक दोषों को दूर करना। मतलब बोल रहे हैं जो हमारे मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय हैं उनके द्वारा जो अपराधी के मानसिक दोष हैं उनको दूर किया जाए, उनकी जो है दवा करवाई जाए, या आप कह सकते हैं उनका निदान किया जाए। दूसरा बोल रहे हैं कि पूर्ण नशा निषेध, मतलब कि सभी प्रकार के नशा को रोका जाए, किसी भी प्रकार का धूम्रपान या किसी भी प्रकार का नशा बालक ना करने पाए। ठीक है, अपराध कोई भी व्यक्ति ना करने पाए। तीसरा बताते हैं शिक्षा का व्यापक प्रसार, शिक्षा का व्यापक प्रसार होना चाहिए, उसको शिक्षित होना चाहिए। चौथा बता रहे हैं औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के दोषों को दूर करना। मतलब कह रहे हैं जो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के दोष आए हैं उनको दूर किया जाए। अंधविश्वासी समाज व धार्मिक प्रथाओं का उन्मूलन, मतलब बोल रहे हैं जो अंधविश्वासी समाज है हमारा, ठीक है, जो सामाजिक या आप कह सकते हैं धार्मिक प्रथाएं हैं उनको खत्म किया जाए। भ्रष्टाचार का उन्मूलन, भ्रष्टाचार को भी खत्म किया जाए। अगर इन 6 चीज़ों पर जो है कमांड हासिल कर लिया जाएगा तो अपराध आधे से ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अपराध के सामाजिक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे अपराध के प्रमुख सामाजिक कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला कारण बताया गया है सामाजिक धारणाएं एवं मूल्य। दूसरा कारण बताते हैं सामाजिक प्रतियोगिता। तीसरा कारण बताते हैं सामाजिक रीति रिवाज। चौथा कारण बताते हैं सामाजिक संस्थाओं में व्यापक भ्रष्टाचार। पांचवा कारण बताते हैं दूषित पड़ोस। छठा कारण बताते हैं धन के संबंध में गलत अवधारणा। और सातवां बताते हैं व्यक्तिवादी प्रवृत्ति। ये सारे कारण जो हैं ये क्या है भैया, ये अपराध के सामाजिक कारण हैं, इनको आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इंटरनेट पागलपन किसे कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट पागलपन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे इंटरनेट पर छिपे तौर पर कुछ इस तरह के किस्से, कहानियाँ और गाने दे दिए जाते हैं जो पूरी काल्पनिक होने के बाद भी उत्तेजक होते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि इंटरनेट पे हमारे कुछ ऐसे गाने हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो रख दी गई हैं जो कि पूर्णतः काल्पनिक हैं। ठीक है, जैसे कि रहने दीजिए, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर जो गाने आप सुनने को पा रहे हैं तो वो जो पूरे गाने होते हैं, अगर आप एक आध दो को एग्जाम्पल लेंगे तो वो क्या है, पूरे के पूरे क्या है, काल्पनिक है। बट अगर आप उनको सुनेंगे तो आपके अंदर उत्तेजना एकदम जग जाएंगी कि हाँ हमको भी ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, उन्हें बार बार देखने या सुनने वाला व्यक्ति क्या होता है, मानसिक रूप से अर्ध पागलपन की दशा तक पहुँचने लगता है। मतलब बोल रहे हैं जो उन गानों को बार बार सुनता है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अर्ध पागलपन की दशा में क्या हो जाता है, पहुंचने लगता है। यह एक तरह से व्यक्तित्व का विघटन है। मतलब बोले एक तरीके से क्या है, ये व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी का जो है अपराध है जो कि मानवाधिकार के बहुत प्रतिकूल है। मतलब बोल रहे हैं कि मानवाधिकार के एकदम खिलाफ है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि वर्तमान में होने वाले अनेक बाल रोग कंप्यूटर के विभिन्न कार्यक्रमों का परिणाम है। मतलब बोल रहे हैं मनोवैज्ञानिक क्या बताते हैं कि वर्तमान में जो आप अलग अलग प्रकार के बाल रोग देखने को मिल रहे हैं आपको, वह कंप्यूटर के अलग अलग कार्यक्रमों का ही परिणाम है जो आपको इतने सारे बाल रोग देखने को मिल रहे हैं। बाल मतलब सर वाला बाल नहीं, बच्चों वाला बाल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि साइबर अपराधी को कितने समूहों में विभाजित किया गया है। साइबर अपराधी को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लिखेंगे साइबर अपराधियों में अनेक समूह हैं जिनमें से विभिन्न प्रकार से विभाजित किया गया है। मतलब समूह तो कई प्रकार के हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। पहला तो आता है बच्चे और किशोर, 6 से लेकर के 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा किए गए साइबर अपराध
तरह के होते हैं। ये कैसे होते हैं? सामान्य तरह के होते हैं, जैसे किसी की फ़ोटो खींच ली, ऐसी फ़ोटो न्यूड टाइप की जी, ठीक है, जो नहीं खींचनी चाहिए थी, तो जो ऐसी फ़ोटो खींच लेते हैं तो वो सामान्य अपराध। लेकिन है तो बड़े लेवल पे अपराध, उनसे बहुत छोटी गलती हो गई, उनको पता नहीं था, वो शायद हो सकता है अपनी खुशी के लिए, अपने मज़े के लिए कर लिए हों, लेकिन वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बहुत बड़ी अपराध हो जाती हैं। इसका कारण मनोवैज्ञानिक होता है। इस तरह के अपराधियों में अश्लील फिल्में देखना, दूसरों का डाटा चोरी करना इत्यादि आते हैं, ठीक है। तो ये किस में आते हैं? बच्चों के किशोर में आते हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं संगठित हैकर, मतलब कि हैकरों का एक समूह होता है। ये क्या करते हैं? संगठित हैकर में वे अपराधी आते हैं जो एक साथ निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध रूप से किसी वेबसाइट को हैक कर देते हैं तथा उसे वायरस के द्वारा नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब बोल रहे हैं कुछ ऐसा संगठित हैकर है, मतलब कुछ ऐसा समूह होता है, ग्रुप होता है, जो किसी वेबसाइट को हैक करते हैं और साथ ही साथ उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें जो है वायरस को डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तीसरे आपके आते हैं हैकर्स, ठीक है। हैकर्स जैसे होते नहीं, एक एथिकल होते हैं, एक अनएथिकल होते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इस प्रकार के हैकर पैसे के लिए काम करते हैं। ये ज़्यादातर प्रतिद्वंदियों की साइट को हैक करते हैं और उसमें से विश्वसनीय एवं बहुमूल्य जानकारी क्या कर लेते हैं भैया? प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बता दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है अनुपालन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे अनुपालन सामाजिक जीवन की आधारभूत प्रक्रियाओं में से एक है। सामाजिक जीवन स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि अनुपालन व्यक्ति या समूह के उस व्यवहार को कहते हैं जो वह समाज द्वारा निर्देशित आदर्शों के अनुरूप करता है, ठीक है। इसी में आप आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने अनुपालन को बताते हुए लिखा है कि अनुपालन का अर्थ है कि आप वो काम कर रहे हैं जिसकी आपसे करने की उम्मीद की जाती है। मतलब बोल रहे हैं कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको ऐसा कार्य जिससे हमें उम्मीद है कि आप यही करेंगे, तो अगर आप उसी काम को करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है? अनुपालन कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न पूछ रहा है दुष्कृत के बारे में। दुष्कृत किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे शाब्दिक दृष्टि से अंग्रेजी भाषा का शब्द, ठीक है, ट्रेट लैटिन भाषा के ट्रेटम से बना है, जिसका अर्थ होता है ट्विस्टिंग। क्या है भैया? ट्विस्टिंग अर्थात मरोड़ना, ठीक है। क्या है? मरोड़ना या फिर ऐंठना। कानूनी दृष्टि से दुष्कृत वह कार्य व व्यवहार है जो किसी अन्य व्यक्ति या समूह को हानि पहुंचाता है। मतलब बोल रहे हैं कानूनी रूप से अगर देखें तो दुष्कृत वह कार्य है जो क्या करता है? जो कार्य है, जो कार्य व व्यवहार है जो किसी अन्य व्यक्ति या फिर समूह को क्या करता है? हानि पहुंचाता है या उनके हितों को चोट पहुंचाता है। जैसे यदि ए अपनी भैंस बी के दरवाजे के बिल्कुल सामने बांध दे तो वह बी के लिए क्या है? नागरिक जीवन के सुविधाओं में बाधा पहुंचाता है। इस स्थिति में बी दुष्कृत दोषी है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर ए अपनी भैंस को क्या करे भैया? बी के दरवाजे पर क्या कर दे भैया? बांध दे, तो बी क्या करे? बी ने वह बी के नागरिक जीवन में सुविधाओं में बाधा पहुंचा, मतलब ये पहुंचा, तो इसलिए जो है जो बी है वो क्या हो जाएगा? दुष्कृत हो जाएगा। इसलिए दुष्कृत को सिविल त्रुटि, ठीक है, सिविल रॉन्ग या फिर इंजरी भी कहा जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अपराध एवं दुष्कृत के प्रमुख अंतर बताइए। अपराध और दुष्कृत दोनों में क्या अंतर होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे अपराध एवं दुष्कृत में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है, जिसमें से पहला अंतर क्या बताया गया है कि अपराध समाज या राज्य के प्रति किया गया दोषी आचरण है, जबकि दुष्कृत जो है व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकारों को पहुंचाई गई चोट है। मतलब बोल रहे हैं किसी आप व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों को अगर आप चोट पहुंचाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, बताया नहीं कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई बीमार पड़ा है और आप डीजे बजा रहे हैं, तो इस तरीके से व्यक्तियों की भावनाओं को आप तो ठेस ही तो पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या कर रहे हैं भैया? उनके अधिकारों को आप क्या कर रहे हैं?
छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका दुष्कृत हो जाएगा। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा कार्य करो जिससे पूरे राज्य को दिक्कत हो जाए, तो वो आपका अपराध कहलाएगा। इसीलिए अपराध के मामले में पीड़ित पक्ष राज्य है, जबकि दुष्कृत के में क्या है भैया, व्यक्ति है। मतलब कह रहे हैं कि अगर अपराध आ गया तो उसमें जो पीड़ित पक्ष हो जाता है वो राज्य हो जाता है, और जो दुष्कृत आ गया तो उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष होता है। दूसरा अंतर बताते हैं कि अपराध में अपराधी को दंड दिया जाता है, जबकि दुष्कृत में दुष्कर्ता पीड़ित पक्ष की हानि पूरी करता है। मतलब बोल रहे हैं अपराध में जो अपराधी होते हैं उनको दंड दिया जाता है, जबकि वहीं जब दुष्कृत की बात आ जाती है तो जो दुष्कर्ता होता है वो पीड़ित पक्ष को क्या करता है भैया, पीड़ित पक्ष को उसके जो नुकसान हुए हैं उनकी वो भरपाई करता है, एक तरीके से ये आप कह सकते हैं। तीसरा अंतर बताते हैं, दुष्कृत के विरोध में पीड़ित पक्ष क्षतिपूर्ति का दावा करता है। मतलब दुष्कृत के पक्ष में क्या होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है उसको जो नुकसान हुआ है उसका वह दावा करता है कि इसकी हमें भरपाई चाहिए, जबकि अपराध में राज्य स्वयं बिना किसी व्यक्ति के शिकायत के कदम उठा सकता है। मतलब बोल रहे हैं जबकि जो अपराध है इसमें कोई व्यक्ति शिकायत करे या ना करे, राज्य जो है खुद क्या कर सकता है, उसके दंड के लिए क्या कर सकता है, वो खुद ही कदम उठा सकता है। ठीक है। अब चौथा जो अंतर है आपका कौन सा है भैया, चौथा अंतर बता रहे हैं कि अपराध में अपराधी को दोषी वृत्ति, ठीक है, दोषी वृत्ति या इरादा होना आवश्यक है। मतलब बोल रहे हैं अपराध में जो अपराधी होता है उसकी दोषी वृत्ति होती है या तो उसका ऐसा कोई इरादा होता है, जबकि दुष्कृत में कोई शर्त नहीं है, ऐसा कोई शर्त नहीं होता है। ठीक है, कोई भी काम ऐसा होता है जिससे कि क्या हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए। ठीक है, पांचवा अंतर बताते हुए लिखते हैं, एक मिनट रुक जाएंगे। हाँ, पांचवा अंतर बताते हुए लिखते हैं कि दुष्कृत में मुआवजा पीड़ित पक्ष को दिया जाता है, जबकि अपराध में जुर्माना राज्य को मिलता है। मतलब बोल रहे हैं दुष्कृत में जो मुआवजा होता है वो पीड़ित पक्ष को दिया जाता है जिसका नुकसान होता है, जबकि अपराध में मुआवजा किसको मिलता है, राज्य को मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, दुराचार का अपराध के परिप्रेक्ष्य में क्या अंतर है। मतलब बोले जो दुराचार है उसका अगर हम अपराध के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका क्या अर्थ है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो इसका आप जवाब लिखेंगे कि नेगी और बदी अर्थात सदाचार और दुराचार मानव चरित्र के दो आंतरिक पक्ष क्रमशः उज्ज्वल और कलुषित को प्रकट करते हैं। दुराचार से अभिप्राय खराब आचरण से है। ठीक है, यह एक प्रकार का चरित्र दोष है जो नैतिक नियमों का आदतन उल्लंघन से उत्पन्न हो जाता है। दुराचार व्यक्ति के चरित्र का अवगुण है, एक बुरी नियत और अनैतिक वृत्ति है। जैसे कि किसी नारी को कुदृष्टि से देखने के लिए अपराध की तरह किसी बाह्य आचरण की आवश्यकता नहीं है। अतः दुराचार का संबंध व्यक्ति की आंतरिक पक्ष से है या यदि इसका बाहरी रूप से पता चल जाए तो दुराचार पाप कहा जाने लगता है। ठीक है, यह दुराचार का उल्लंघन है और इससे व्यक्ति को स्वयं हानि होती है। मतलब बोल रहे हैं कि आप समझिए कोई भी स्त्री जा रही है तो आप उसको गलत नज़र से देख रहे हैं, तो जब आप उसको गलत नज़र से देख रहे हैं तो आपके अंदर की जो भावना है वो दुराचार कहलाता है। हालांकि इसी चीज़ को अगर आप बाहर जाहिर करने लगे तो ये आपका पाप कहलाएगा कि भैया ये पाप है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अंदर ही अंदर रखते हैं तो वो आपका दुराचार कहलाएगा। फिर लिखते हैं दुष्चरित व्यक्ति की समाज निंदा करता है। दुष्चरित लोग होते हैं उनकी समाज क्या करता है, निंदा करता है और उसे बहिष्कृत करता है, परंतु अपराधी को जुर्माने या जेल, शारीरिक यातना जैसे पीड़ा, जैसे कोड़े लगना या फिर प्राणदंड आदि द्वारा दंडित किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि जो दुष्कृत लोग होते हैं भैया, दुष्चरित्र लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं, समाज के द्वारा भैया उसको समाज के द्वारा उसकी निंदा की जाती है, उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसको अपराधी साबित कर दिया जाता है, मतलब उसको कर देते हैं। जबकि जो अपराधी होते हैं उनको जुर्माना देना पड़ता है, या तो हो सकता है उन्हें जेल जाना पड़े या शारीरिक यातना जैसे कि कोड़े लगाना हो या प्राणदंड दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, इसमें लड़के लड़कियों की उम्र क्या है। तो आप लिखेंगे किशोर न्याय अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। इसमें लड़के और लड़की
ठीक है। लड़के और लड़की की उम्र 16 से 18 वर्ष, परंतु किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अनुसार दोनों की आयु क्या हो जाएगी, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।